दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? अमेरिका, इजराइल या ईरान? क्या वो अमेरिका है जिसकी मिलिट्री दुनिया के हर कोने में मौजूद है, जिसका अपना रिकॉर्ड बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और दुनिया का इकलौता देश है जिसने निहत्थे लोगों पर न्यूक्लियर वेपन का यूज किया? या इजराइल, जो मिडिल ईस्ट के सेंटर में अपनी ब्रुटालिटी, प्रोपेगेंडा और बॉर्डर एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है, जो हॉलोकॉस्ट की दुहाई तो देता है, जेनोसाइड के खिलाफ बातें तो करता है, मगर अब तक 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार चुका है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं? या फिर ईरान, जो ओपनली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को चैलेंज करता है, जो हमास, हिजबुल्ला और हाउथीज जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, हथियार और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? सच तो यह है दोस्तों कि जो देश किसी को हीरो लगता है वही देश दूसरों को विलन लग सकता है। तो आइए जानते हैं इन तीनों की ब्रूटालिटी का सच। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के इकलौते सुपर पावर की, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर हम डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज की बात करें तो इतिहास का वो कड़वा सच जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसने निहत्थे लोगों पर न्यूक्लियर वेपन का यूज किया है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया गया, जिसने एक झटके में 80,000 लोगों की जान ले ली और 1 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया और फिर 40 से 75,000 लोग मारे गए। इतना ही नहीं, गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी इसका असर हुआ। इतिहास यह भी बताता है कि 1945 के बाद से यूएस हमेशा एक आक्रामक ताकत बना हुआ है। गल्फ वार से लेकर वियतनाम, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया और अब ईरान तक, जहां भी यूएस ने इंटरवेंशन किया, रिजीम चेंज किया और डेमोक्रेसी लाने के नाम पर वार लड़ी, क्रिटिक्स का मानना है कि इन वार्स ने पूरे के पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया और लाखों लोगों की जानें गईं। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका कहीं भी बिना मकसद के और फायदे के इन्वॉल्व नहीं होता। तो फिर ईरान पर हमले का क्या मकसद था? अमेरिका ने दुनिया को बताया कि यह अटैक ईरान के न्यूक्लियर बेस को तबाह करने के लिए था और फिर कहा कि यह रिजीम चेंज करने के लिए था। मगर एक्सपर्ट इसके 2 असली वजह बताते हैं, एक पेट्रोडॉलर सिस्टम और दूसरा एप्स्टीन फाइल। अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन उनकी आर्मी नहीं, उनकी इकोनॉमी है। और यहाँ आता है कंसेप्ट पेट्रोडॉलर का। 1970s में अमेरिका ने सऊदी अरबिया के साथ एक डील की थी। अमेरिका उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा और बदले में सऊदी अरबिया अपना सारा का सारा ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा, क्योंकि दुनिया के हर देश को ऑयल चाहिए और ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर चाहिए। ऑयल की बिक्री मतलब डॉलर की बिक्री, इसलिए डॉलर की हमेशा डिमांड बनी रहेगी और अमेरिका हमेशा सुपर पावर बना रहेगा। अगर किसी देश ने, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन या लीबिया में गद्दाफी ने, डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ऑयल बेचने की कोशिश की, तो उनका भी अंजाम वही होगा जो सद्दाम और गद्दाफी का हुआ। इस इकोनॉमिक मोनोपोली के दम पर अमेरिका किसी भी देश पर हेवी सैंक्शन लगाकर उसकी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है बिना किसी गोलीबारी के। तो फिर इतनी बड़ी पावर को अपने हाथ से क्यों जाने देगा? 2024 में सऊदी के साथ डील के 50 साल पूरे होने पर सऊदी ने सिर्फ डॉलर में ऑयल बेचने से मना कर दिया। मगर अमेरिका सीधे सऊदी पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के सारे मुस्लिम देश उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए यूएस ने निशाना चुना ईरान को, जो अपना ऑयल चाइनीज युआन और दुनिया की दूसरी करेंसीज में बेचता है, मगर डॉलर में नहीं। ईरान के पास दुनिया का 12% ऑयल रिजर्व है, जबकि सऊदी के पास 15%। हालांकि अमेरिका ने 2026 में वेनेजुएला के ऑयल पर कब्जा कर लिया और वहां के प्रेसिडेंट मदुरो को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास दुनिया का 17% ऑयल रिजर्व है, जिससे उसका सऊदी वाला लास्ट तो पूरा हो गया, मगर उसकी लालच बढ़ गई। उन्हें लगा कि ईरान में भी रिजीम चेंज करके वहां भी आसानी से पेट्रोडॉलर सिस्टम लागू कर सकते हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया। मगर उन्होंने ईरान को आंकने में गलती की। अपने सभी टॉप लीडर को खोने के बाद भी ईरान झुकने के बजाय और मजबूती से खड़ा हो गया। एप्स्टीन फाइल्स। 2026 में एफबीआई ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, जिससे पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन इजराइल की एजेंसी मोसाद का एजेंट था। कई गवाह और रिपोर्ट कंफर्म करती हैं कि एप्स्टीन के घर में और उसके मैंशन में बहुत सारे हिडन कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगे थे। लोगों का यह भी मानना है कि एप्स्टीन फाइल के रिलीज होते ही
ईरान पर अटैक यह कोई एक कोइंसिडेंट नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान भटकाने की एक साजिश है। ट्रम्प की वाइफ मेलानिया ने सीज फायर से ठीक पहले स्टेटमेंट दिया, Never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common. कि आई हैव नेवर बीन फ्रेंड विद एप्स्टीन। अगले दिन यूएस मीडिया ने यह फोटो दिखा दिखाकर खूब मजाक उड़ाया। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट के सबसे सेंसिटिव जोन में, इजराइल। 1948 में बनने के बाद से ही इजराइल ने अपने सर्वाइवल के लिए कई वार्स लड़ी हैं। उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे एडवांस और लीगल फोर्सेज में से आती हैं। इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा से क्लियर रही है, अपने लोगों की सिक्योरिटी सबसे ऊपर, और इसके लिए वो प्रिमिटिव स्ट्राइक करने से भी पीछे नहीं हटता। इसके अलावा इजराइल के पास अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो फिर उन्हें इसे डिक्लेयर या डिसमेंटल करने के लिए क्यों नहीं कहा जाता, या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसकी जांच क्यों नहीं करती? इसका राज छुपा है 1969 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर के बीच हुई एक सीक्रेट डील में, जिसमें इजराइल से कहा गया कि तुम न्यूक्लियर ओपेसिटी बनाए रखना, ना तुम ऑफिशियली कभी कंफर्म करना, न डिनाई करना, और ना ही कभी इसका टेस्ट करना। बदले में यूएस ना तो तुम पर कभी दबाव बनाएगा और ना ही कभी किसी इंटरनेशनल एजेंसी को तुम पर दबाव बनाने देगा। यही चीज इजराइल को उस रीजन में एक अनबीटेबल एज देती है। लेकिन एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है वो है ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट, नाइल से लेकर यूफ्रेटस तक। इनका मानना है कि हिस्टोरिकल और रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स के आधार पर इजराइल के बॉर्डर्स और एक्सपैंड होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसके हिसाब से इजराइल के एरिया में आएंगे आज का इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इजिप्ट और सऊदी का एक बड़ा हिस्सा। रियल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे इंटरनेशनल लॉ के अंडर इल्लीगल माना जाता है। क्रिटिक्स मानते हैं कि इजराइल के इसी एक्सपेंशन और फलस्तीनी लोगों के साथ उनके बर्ताव की वजह से मिडिल ईस्ट में हमेशा आग लगी रहती है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि उनके पड़ोसी उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मगर फिर वही सवाल उठता है, निहत्थे लोगों पर बम गिराना कहां तक सही है? स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल्स, बच्चों और औरतों को मारना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब आते हैं उस देश पर जो खुल्लम खुल्ला अमेरिका और इजराइल दोनों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता है, ईरान। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही क्लियर एजेंडा रहा है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकन प्रेजेंस को पूरी तरह खत्म करना और इजराइल को अपोज करना। डायरेक्ट वार लड़ने के बजाय ईरान प्रॉक्सी वार का धुरंधर है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुतीज, इराक और सीरिया में अलग अलग मिलिटेंट्स को फंड, ट्रेंड और आर्म्ड करता है और अपने दुश्मनों को एंगेज रखता है। इसके अलावा सबसे बड़ा कंसर्न है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कभी यूएस ने ही प्रोवाइड किया था और इस्टेब्लिश करने में मदद की थी। हालांकि ईरान ऑफिशियली कहता है कि उनका प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल एनर्जी प्रोसेस के लिए ही है, लेकिन इजराइल इल्जाम लगाता है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो क्या होगा? तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। यही वजह है कि ईरान पर इतने हेवी सैंक्शन लगाए गए हैं। मगर सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका जापान पर न्यूक्लियर अटैक करने के बाद भी न्यूक्लियर रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं? कंक्लूजन तो ये रहा पूरा स्पेक्ट्रम। एक तरफ अमेरिका है जिसके पास एब्सोल्यूट मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है और हिस्ट्री में रिजीम चेंज करने और वार लड़ने का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दूसरी तरफ इजराइल है जो अपने एब्सोल्यूट सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और जिसके टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से रीजन की स्टेबिलिटी हमेशा दांव पर लगी रहती है। और तीसरी तरफ है ईरान, जो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के एक्सपेंशन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, जिसका अल्टीमेट गोल है वेस्टर्न पावर और इजराइल को रीजन से बाहर निकाल फेंकना। दरअसल जियोपॉलिटिक्स में कोई गुड बॉय या बैड बॉय नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। हर देश अपनी सिक्योरिटी, अपना पैसा और अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में रहता है। अमेरिका का डर पेट्रो डॉलर में है, इजराइल का डर उसके एक्सपेंशन में है और ईरान का डर उनके एग्रेसिव आइडियोलॉजिकल प्रॉक्सीज में है। अब सवाल उठता है कि इनमें से दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को कहां से देख रहे हैं।
अमेरिका, इजराइल या ईरान की नजर से? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें विथ लॉजिक एंड फैक्ट्स।